Come on, Shabab. लग भी रहा था बात का है। हेलो हेलो Hello everyone, I am Saurabh Singh. I am from Ranchi itself. I have secured all India rank 411 in this year's UPSC Civil Services examinations. And my optional subject was anthropology. I took coaching from Chanakya IS Dhanbad branch where I was working in Monity BCCM. So mainly मैं ये बताने आया हूँ कि मैं रांची से ही हूँ। मेरा घर रांची में ही है, पिस्का नगरी में। मैंने 10th की पढ़ाई मैंने आरटीसी स्कूल घोटी मोड़ से की थी। 11th 12th मेरा डीपीएस रांची से हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी आईआईटी की कोचिंग यहाँ से हरिओम टावर से ही की थी। फिर उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था आईआईटी में, तो फिर मैंने ब्रदर्स एकेडमी यहीं पे है, तो मैंने वहां से फिर की। फिर आईआईटी खड़गपुर में मेरा एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद मेरा धनबाद में जॉब हुआ, तो जॉब के समय ही मैं चाणक्य धनबाद ब्रांच विजिट किया। मुझे यूपीएससी के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं वहां पे गया, चाणक्य धनबाद ब्रांच ज्वाइन किया। वहां 2018 और 19 की जो क्लासेस थी मैंने वो अटेंड की थी। उसके बाद मैं ऑप्शनल की कोचिंग उस समय नहीं अवेलेबल थी वहां पे, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी का दिल्ली से किया था। लेकिन अभी यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी भी अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। विनय सर से मेरी बात हो रही थी, तो मेनली मैं ये बताने आया हूँ कि मैं भी आप लोगों के जैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, रांची का ही रहने वाला हूँ। तो मुझे भी शुरुआत में डर लगता था शायद कि ये एग्जाम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं बस ये बताने आया हूँ कि खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए, तो साथ साथ एग्जाम क्लियर हो जाता है। मेनली मैं बस यही बताने आया हूँ। और अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट है इससे रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। Hello sir. Hello. My name is Thank you sir. सर मैं आकाश कुमार यहीं रांची का ही रहने वाला हूँ। सर जैसा आपने बताया कि आप आईआईटी के बैकग्राउंड से हैं, और फिर आपका सर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। तो सर हाउ डिड यू मैनेज दैट? मतलब आईआईटी का बैकग्राउंड होने के बाद फिर कंप्लीटली आप शिफ्ट हो गए एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। तो सर क्या क्या डिफिकल्टीज, जैसे कि नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे आपका जो भी बैकग्राउंड है, अगर आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते तो वो भी चूज कर सकते हैं। मेरा माइनिंग इंजीनियरिंग था, तो माइनिंग इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो सब्जेक्ट तो चूज ही नहीं कर सकता था माइनिंग ऑप्शनल के लिए। तो फिर बाकी ऑप्शनल अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी 22-23 ऑप्शनल्स प्रेजेंट है उसमें 4-5 आपको जो ठीक लगता है, जिसका सिलेबस आपको इंटरेस्ट आता है, या आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो सब में इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट आप रेगुलरली पढ़ सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं, और कॉन्फिडेंस आता है कि आप इसमें बेटर आंसर्स लिख सकते हैं। तो उसमें 4-5 सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा देखिए, और फिर जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगे वो वाला टॉपिक लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे भी 2-4 सब्जेक्ट में कंफ्यूजन था, फिर मैंने फाइनली एंथ्रोपोलॉजी डिसाइड किया। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे सर आप कंप्लीटली, जैसा मेरा भी ये फिजिक्स का बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया हुआ फिजिक्स से। इसी साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जेवियर कॉलेज से। तो सर मुझे भी मतलब मेरा मन है हिस्ट्री को लेने का, तो सर वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, जैसा कहते हैं ना वो इंटरेस्ट आना। मैंने 3-4 सब्जेक्ट चूज किया था, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट मैं लेकर के चल रहा था सर। लेकिन वो एक इंटरेस्ट का बात होता है, वो सर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आपने कैसे वर्क किया था? तो आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसको लेके ट्राई कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री में नहीं आ रहा है तो फिर बाकी जो दोनों जो ऑप्शंस हैं किसी एक को ट्राई करिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। किसी एक सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, उसको लेके आगे बढ़ना होगा। ऐसा कंप्लीटली 100% तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा 80% 60% जैसा भी फील आ रहा है तो उसको लेके पढ़ते जाइए, और धीरे धीरे वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने सर प्री और मेंस दोनों का जो तैयारी वो साथ में किया था या फिर दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकाला था? फर्स्ट ईयर में जो मैंने धनबाद से 2019 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो उस साल मेरा प्री GS1 में मार्क्स ठीक ठाक आया था, लेकिन मैं सीसेट में फेल हो गया था। उस साल मैंने मैथ कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था।
तो वो गलती आप मत करिएगा सबसे पहले तो। सीसेट भी साथ में ध्यान देते रहेंगे। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पढ़ता था और प्री उसी में क्लियर हो गया था। उसमें मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट किया, ऑप्शनल भी पढ़ा, और उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में साथ साथ ही सब कुछ चला, फिर सिलेक्शन हो गया सेकंड वाले अटेम्प्ट में। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरे भी ये पूछना है कि हाउ टू है सर प्रीलिम्स सर, बिकॉज मॉक्स देते हैं तो मार्क्स उसमें स्कोर नहीं होता है इस चलते सर मेरे को ये पूछना है कि नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज मतलब ऑन द पेपर को ये मतलब रिजल्ट में नहीं हो पाता है। तो आप जब मॉक्स दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी से हर पेपर में अराउंड 15-17 क्वेश्चंस आते हैं, रियल एग्जाम में भी उतना आता है, तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए और उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखिए कि पॉलिटी के किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक में भी जैसे पूरा नहीं पढ़ना है, उसके फर्स्ट 50-60% चैप्टर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उससे जो भी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। जैसे कि जो भी सिलेक्टेड लोग हैं वो 5-7 बार मिनिमम वो बुक को पढ़े हुए हैं, उससे ज्यादा बार भी पढ़ते हैं। तो आप भी जब बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें याद होती जाती हैं, फिर उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। फिर आपका मॉक का भी मार्क्स देखिएगा वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। सर आपने बोला कि आपका ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी, तो हाउ मच टाइम डिड यू डिवोटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? मैं उसमें दिल्ली में कोचिंग किया था इसका, तो वो 2.5-3 महीने की वो क्लासेस चली थी। उसके बाद क्लासेस के साथ साथ मैं करता था, जैसे धनबाद में जीएस वाला किया था, तो जो भी क्लास में पढ़ाई होता था मैं वो कर लेता था, नोट्स वो रिवाइज करके, साथ में एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट का जो भी आपको पढ़ाया जाता है कोचिंग में, तो उसका एक कॉमन बुक है जो सबको पता है। जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस है एनवायरमेंट के लिए, श्री राम है इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी का 11th-12th एनसीईआरटी एनफ होता है। तो ऐसे जो भी कॉमन बुक्स हैं तो ये सब आप साथ में पढ़ते रहेंगे जब भी क्लासेस में जो भी पढ़ाई हो रही है। ऐसे ही ऑप्शनल का भी था, तो क्लासेस में जो पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ जो कॉमन बुक्स है आपके ऑप्शनल का जो भी सब्जेक्ट होगा तो वो साथ साथ आप बुक्स करते रहेंगे। उसके बाद ऑप्शनल के लिए स्पेशली नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कोचिंग में पढ़े टॉपर का कुछ नोट्स ले लिए, बुक से कुछ उठा लिए और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस देख के उसका भी नोट्स बनाएंगे। तो मैं वो 3 महीने के अलावा और 3 महीने नोट्स बनाया था, फिर ये 6 महीने में जितना भी कंप्लीट हुआ मैं उसको रिवाइज करता था। और फिर टेस्ट सीरीज देना भी इंपॉर्टेंट है, तो प्री मेंस हो या इंटरव्यू हो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। हेलो सर। सर अभी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर मुझे पूछना ये था कि एनसीईआरटी को किस तरह इफेक्टिवली पढ़ा जाए, और बोला जाता है कि सारे एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं है। सर तो कौन कौन से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग पढ़ के आते हैं, लाइक 6 to 10 का एनसीईआरटीज आपको पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब का आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। साइंस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं और भी जो अलग होता है वो सब छोड़ सकते हैं। मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स और थोड़ा ज्योग्राफी भी देख सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद अगर आप कोचिंग में आते हैं क्लास करने तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसके बाद जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड बुक्स वो भी अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ के फिर आप 11th-12th पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। 6 to 10 बेसिक समझने के लिए, फिर 11th-12th का जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी और हिस्ट्री है, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बुक्स को बार बार आपको रिवाइज करना है 11th-12th वाले। सर और न्यूज़पेपर प्रिपरेशन के डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए, या आप एनसीईआरटी कवर करने के बाद न्यूज़पेपर स्टार्ट करना? नहीं, न्यूज़पेपर को ऐसा बोला जाता है कि आपको डेली रीडिंग में वो हैबिट में आ जाना चाहिए। जैसे आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगा जो भी करंट में टॉपिक्स चल रही है, प्लस इससे आपका आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होता है। अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसको डे 1 से कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। हेलो सर। सर मैं जीएस 4 के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर उसमें जैसे कि आंसर लिखते हैं तो बहुत अच्छा से आंसर नहीं लिख पाते, जैसे कंपेयर टू अदर जीएस। सर जैसे उसमें कभी कभी कोटेशन दे देता, कभी ये वो। सर तो वो कैसे मैनेज किए थे? सर बहुत अच्छा से नहीं लिख पाते, जैसे पॉइंट वाइज लिखना होता तो सर मैनेज नहीं हो पाता है। मैं जैसे सारे जीएस पेपर्स का एक बार बता देता हूँ कि आप पहले तो टॉपर्स के आंसर कॉपीज आते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो सारे कोचिंग्स लगभग टॉपर्स के कॉपी भी रिलीज करते हैं जो हम लोग टेस्ट के दौरान लिखते हैं। मेंस से पहले सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके कॉपीज अवेलेबल है। आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देखिए कि वो हर पेपर के आंसर्स कैसे लिखते हैं, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि जीएस पेपर्स के आंसर कैसे लिखा जाता है। प्लस अगर जीएस 4 का देखा जाए तो जीएस 4 का टॉपिक, जीएस 1 to 4 सबके टॉपिक्स डिफाइंड है,
टॉपिक्स वाइज आप कंटेंट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है तो कोचिंग का आपका नोट्स होगा, प्लस आप किसी टॉपर का भी नोट्स उठा सकते हैं। तो उसमें GS4 का सब दिया हुआ है, एक वर्ड इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, ऐसे वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। तो आप उस वर्ड से क्या समझते हैं, आपसे उसका रियल लाइफ एग्जांपल आपसे जुड़ा हुआ कुछ है या कोई लीडर से जुड़ा हुआ कुछ है, तो उसके आप कुछ एग्जांपल्स पहले से प्रिपेयर रखेंगे और जैसा क्वेश्चन आया उसके अनुसार आप उसको लिखना होता है। मतलब उसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें प्रैक्टिस के साथ वो आता है, प्लस आप सच में क्या समझते हैं उससे, वो अंदर की बातें लिखनी होती है, वो डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा एथिक्स का आंसर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अंकित सिंह एंड हमें पता होता है कि हमारे लिए हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है सर। हर एक सब्जेक्ट को एक स्पेशल वे पे लेके चलना है, बट एक स्पेशल वे के साथ पे चलने के साथ साथ एक रूटीन फॉलो करना होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो एज वी नो दैट कि 24 घंटा है, 12 आवर से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो हर एक स्लॉट कैसे फिक्स किया जाए कि हाँ ये पढ़ना भी है एज वेल एज इसका रिवीजन भी करना है एंड दोनों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना कैसे? जैसे आपको प्लान होगा कि आप कौन सा ईयर को टारगेट कर रहे हैं, कि आप अच्छे वाले नेक्स्ट प्रीलिम्स को सीरियसली देना चाहते हैं या उससे नेक्स्ट वाले को आप सीरियस मान के चल रहे हैं। जैसे भी आपके पास समय अवेलेबल है, बहुत लोग वर्किंग होते हैं तो वो 3-4 घंटे डेली दे पाते हैं, सैटरडे संडे में ज्यादा दे पाते हैं, जो मेरा वाला केस था। या आप पूरे फ्री हैं तो डेली एवरेज 8-9 घंटे दे सकते हैं। तो आपको ये पता है कि आप डेली कितना आवर्स दे सकते हैं। वो पता होने के बाद आपको किसी भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए कितनी चीजें करनी है, ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं अगर फ्री देने वाली हूं तो ये बुक को मैं 2-2 बार पढ़ लूंगी एग्जाम से पहले, प्लस 10 टेस्ट देना है, 20 टेस्ट देना है, ये आपको प्री डिसाइडेड लगभग आइडिया रहेगा कि ये बुक मुझे कवर करना है। एक बार सारा डिसाइड हो गया फिर आप मंथली वाइज प्लान बना सकते हैं कि मैं इस मंथ में इतना बुक पढ़ लेना चाहती हूँ। जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करिए और एक वीक में देखिए कि आप उतना कर रही है नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो टारगेट को थोड़ा कम करिए और फिर पढ़िए। फिर धीरे धीरे ऐसे आपका समय भी इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो और समझ में आता जाता है तो आगे और कम समय में रिवीजन भी होता जाता है। तो ये आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट द बेसिक स्किल्स? बेसिक स्किल्स जैसे मैंने बताया कि एक न्यूज़पेपर रीडिंग वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का भी इशू आता है। तो अगर आप रेगुलरली पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे सेंटेंस या वर्ड दिमाग में बैठे रहते हैं तो आपको एग्जाम में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। या आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं पेपर तो आपके दिमाग में एक बेसिक आंसर हर टॉपिक का बना हुआ है। अगर कोई पेपर पढ़ रहा है, जैसे यूपीएससी में बोला जाता है कि कोई स्पेशल बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर कोई वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है इंडियन तो वो GS 1 to 4 सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। वो कहीं कोई डायरेक्टली कोई बुक से नहीं आता है। अगर कोई पेपर भी पढ़ रहा है तो उससे उस आंसर को लिखा जा सकता है। तो एक पेपर आप कंटिन्यू रखिए और साथ में जो भी बुक्स पढ़ाई जा रही है उसको उस पर ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए। और टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे टेस्ट होता होगा प्री मेंस दोनों का, इंटरव्यू का यहाँ नहीं होता है लेकिन वो मेंस के बाद आपको दिल्ली ले जाया जाएगा, वहाँ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं भी गया था तो चाणक्य वाला दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो वो सब सारा फ्री रहता है तो वो आपका हो जाएगा। तो आप प्री और मेंस का इंटरव्यू पे ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहे हैं उसके बाद टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट लिखिए, उसमें जो भी गलतियां हो रही हैं उसको रिवाइज कीजिए, फिर रिवाइज करिए, टेस्ट देखिए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हर टॉपिक्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझिए और उसके अकॉर्डिंग जब वापस बुक पढ़ेंगे तो वो पार्ट जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादा उसको ज्यादा रिवाइज करेंगे और ऐसे साइकिल कंटिन्यू रखना है। थैंक यू सो मच। इधर सभी सर बैठिए कुछ। जय श्री राम। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा एक रुक जाइए, मुझे भी ऊपर वाले क्लास में भी जाना है, बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है। तो कम से कम क्वेश्चन पूछेंगे जो सबका कॉमन डाउट हो, सिर्फ अपना अकेला डाउट ना पूछे, जो बाकी लोगों का भी क्लियर हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे। Good afternoon, sir, and first of all, thank you for coming here. And my first question is actually, but how to read the newspaper effectively? Because what I'm facing right now, that I end up writing almost everything, like 1 to 2 pages from one single newspaper, and in 1 month I make one copy from that newspaper. So I want to know from your perspective actually that how to figure out that what's relevant for the UPSC perspective and how to nudge that all the things.
from the one newspaper. अगर आप धीरे धीरे सारे बुक्स को एक बार पढ़ लेती हैं, आपका एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट होता जाता है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो गया है, तो उससे रिलेटेड आप सिलेबस भी देखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे हुए हैं, तो उससे जो भी रेलेवेंट कंटेंट पेपर में दिख रहा है, एडिटोरियल सेक्शन मेनली पढ़ना होता है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। एडिटोरियल में भी पॉलिटिक्स वाला पार्ट डायरेक्टली स्किप करना है, उसमें इकोनॉमी वाला इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से कुछ आ गया वो इंपॉर्टेंट है, करंट सेक्शन में इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज है, ऐसे वाले जो भी एडिटोरियल्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब आप बार बार पढ़ती रहेंगी, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो इससे हो जाता है। एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रही थी? जो यूपीएससी का जो सिलेबस है तो हाँ। उसके हम लोग उसको पढ़ते हैं ना, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं और ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ो। तो न्यूज़पेपर जब हम पढ़ रहे हैं तो उस पे वो वर्ड्स तो लिखा नहीं होगा, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अरे ये सही है, इसको हम लोग को नोट आउट करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोला, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जीएस1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लिए, तो उससे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी आर्टिकल दिख रहा है या पेपर में भी, जब जैसे आपने बोला कि पूरा हर महीने का कॉपी वाइज नोट्स वो नहीं बन पाएगा, आपको कुछ अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप वो लिखें, और मंथ के एंड में जो मैगजीन आता है, हर अलग अलग कोचिंग्स के मैगजीन होते हैं, आपको जो भी एक पढ़ना है तो पेपर से पढ़ के आप उसको छोड़ सकते हैं, फिर मंथ के एंड में जो मैगजीन आता है उससे बार बार रिवाइज करें, ये थोड़ा बेटर टेक्निक होगा। Sir, so what I get from your side that use the previous year question paper and cope up with all those newspaper and previous year question paper so that we can get the right approach. Okay, thank you, sir. And this was our last question. Sorry for the second question actually. So, how to, as you mentioned that you failed in the first attempt in the CSAT. So, how to approach the CSAT in a correct way? Because like I have been listening from 2 years that people are getting failed in the CSAT. So how to approach that CSAT in a correct way? And so I want your opinion. I failed in CSAT because I had completely ignored it. If I had not ignored it, then I would. But you have the strong background because you Yes. are from IIT Kharagpur. So Yes. what about our normal guys and like? No, so if you are practicing, then it won't be a problem. I had completely ignored. Like I solved maths paper 7 years back. And suddenly I went to exam hall and started solving the paper. So that's why problem happened. So in second attempt, what the things you inculcated in? Just I saw the previous year papers and tried to solve them. That's So the like that. previous year question paper is the main. For whole UPSC exam, previous year papers are most important, and the syllabus. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, my background is medical sciences, and last year I have completed my MBBS. So, सर फिलहाल तो मैं अभी रांची में हूँ और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली या जयपुर जा करके, क्योंकि जयपुर में भी मैं कुछ दिन वहीं से मैंने किया है मेडिकल साइंस, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सर कि मैं फिलहाल अभी दिल्ली जाऊँ या जयपुर जाऊँ। इवन कोचिंग रेगुलर करने का भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहा है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अभी अपने लेवल से, अपने स्तर से अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन के लिए अभी मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ? आप किसी भी टॉपर्स का ये YouTube पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पूरी स्ट्रेटजी और डिटेल डिस्कशन होता है। उसमें सारी बुक्स मेंशन्ड है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। आपके ऑप्शनल का भी ऐसे होगा, मेडिकल साइंस ऑप्शनल जूलॉजी ऑप्शनल। हाँ, आपका जूलॉजी ऑप्शनल का उसमें टॉपर्स लोगों को ढूंढे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको टॉपर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, तो उनके आप डिटेल इंटरव्यू देखिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, वो डिटेल में डिस्कशन होता है। तो आप किसी एक टॉपर को पकड़े, 2-4 और टॉपर्स के भी सुने उस सब्जेक्ट पे और कॉमन उससे एनालाइज करके आप फिर उससे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अपना। जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और ये एम लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी का 6 to क्लास 10 का मेनली 11th बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। तो सर ये मैंने कर लिया है। हाँ, और सीसेट के लिए सर प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अगर वो सब सारे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई कोचिंग है, यूट्यूब में भी काफी चैनल्स हैं। अब यूट्यूब में भी नॉर्मल सीसेट करके सर्च करेंगे तो उसमें बहुत टॉपिक्स आ जाते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। और एंड में सबके प्रैक्टिस दीजिए, सारे कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं, चाणक्य का भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आप इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो अपने लेवल से अभी फाउंडेशन का कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप जो काम 6 महीने में करेंगे उसके कोचिंग उसको आपको 3 महीने में कंप्लीट करा दे।
आप कोचिंग में आप टीचर्स लोग हैं एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको चीजें को जल्दी समझा देंगे। आप खुद से समझे तो मे बी वो ठीक से आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, आपको ये नहीं पता है, लेकिन टीचर्स 10-20 साल से वो पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे से आपको बहुत जल्दी समझा देते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने का ये फायदा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर नहीं होता। बहुत लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी एग्जाम को निकाल रहे हैं। जो जॉब में है वो कोचिंग कर ही नहीं सकते हैं। मैं वीकेंड बैच ज्वाइन कर लिया, लेकिन वीकेंड बैचेस हर जगह होती भी नहीं है, तो बिना कोचिंग के भी निकलता है एग्जाम। लेकिन अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर मेरा एक रीजन है सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि 2009 के बाद ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर यूपीएससी निकाल रहे थे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इंजीनियर्स का नंबर ही काफी ज्यादा है। आप यहाँ पे बैठे में भी पता करिए तो मे बी 50% से ऊपर इंजीनियर्स होंगे। तो इशू ये है कि इंजीनियर्स या आईआईटीएंस या इंग्लिश मीडियम या जो भी चीज बोला जाता है तो इनके नंबर्स काफी ज्यादा हैं। ये लोग ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं तो इसलिए ये ज्यादा नंबर्स में सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हर बैकग्राउंड के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब में नहीं मानिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ाई अच्छे से किए हैं तो ये सब डाउट नहीं आना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। जैसे यहाँ पर बहुत जगह के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो कॉलेज लाइफ भी एक तो एक्सप्लोर करना रहता है सबको, कि कॉलेज में भी कुछ करे एक्स्ट्रा करिकुलर। साथ साथ बहुत जन ऐसे चाह रहे हैं कि हम साथ साथ यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर सकें। तो दोनों को मैनेज कैसे किया जाए, मतलब तो उधर एक्सप्लोर भी हो, साथ साथ हमें नॉलेज भी गेन करें और साथ साथ प्रिपरेशन भी होती है। ये लाइफ में तो आपको हमेशा बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपको दोनों में जो जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उतना समय उस चीज को दीजिए। मतलब कॉलेज लाइफ भी जीना चाहिए आपको, वो सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरव्यू राउंड में आप जब जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से भी किए हैं उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कंप्लीटली उस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। या अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा कि यूपीएससी में भी मे बी कम आएगा। तो अपने कॉलेज में अच्छा करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे एक कॉन्फिडेंस यहाँ से किया है कि मेरा यूपीएससी निकल सकता था, क्योंकि कॉलेज में भी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे उस सब्जेक्ट में। तो आपका वो सब्जेक्ट यूपीएससी में नहीं है, लेकिन अगर आप वहां अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ नया सब्जेक्ट में भी अच्छा करेंगे। मतलब आपको मेहनत करने का वो आदत पड़ गया है। तो कॉलेज के भी सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वहां पढ़ के नंबर नहीं ला रहे हैं तो फिर यहाँ भी सेम इशू आ सकता है, फिर आपको यहाँ पढ़ने का मन नहीं होगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डेडिकेशन से करें, तो उससे होता है। इग्नोर नहीं करना है कोई भी चीज। सर जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड बीटेक था, मेरा भी बैकग्राउंड बीटेक है। तो जैसे कोई भी अपने सब्जेक्ट से स्विच करके किसी दूसरे सब्जेक्ट पे जाता है तो उसको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग स्टेज पे। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी जो नया सब्जेक्ट चूज किया उसके लिए? नहीं, तो मैं बताया कि मेरे सब्जेक्ट था ही नहीं पहले तो लिस्ट में, तो मुझे चूज करना था 4-5। और आपका मोटिवेशन स्ट्रांग होना चाहिए पहले तो एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो मुझे ये भी पता है कि एग्जाम क्लियर करना है, इसी सब्जेक्ट में से क्लियर करना है। तो जब आप जितना स्ट्रांगली फील करेंगे, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी का गूगल यूट्यूब में इतना ज्यादा रिसर्च करता था, काफी टॉपर्स लोगों के वीडियोस देखे, उनका इस सब्जेक्ट के लिए क्या बोलना है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं रेगुलरली ये सब देखता था, करता था, और ये धीरे धीरे हुआ है। मैंने प्रिपरेशन अराउंड 2017 दिसंबर में चाणक्य बैच में एडमिशन लिया था। मेरा रिजल्ट अभी 2021 के मिड में आया है। ये 3-3.5 साल लगा, ये एक दिन में नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे मुझे भी शुरुआत में लगता था नहीं होगा, मैं भी ऐसे सेमिनार अटेंड करता था, उस समय मैं भी डाउट पूछता था, मुझे भी डर लगता था। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई होता गया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, रिसर्च कंटिन्यू रहता था, मैं रेगुलर वीडियोस वगैरह देखता रहता था, तो उससे धीरे धीरे होता है। ये एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कंटिन्यू रखिए, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन होता है सर, जैसे आपने जो भी नया सब्जेक्ट चूज किया तो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन वगैरह देते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे आपके मार्क्स जो पर्टिकुलर जिस सेक्शन पे कम आ रही है तो उसको मतलब टारगेट करने के लिए आप अपने तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताइए। मैं बता रहा हूँ, जो भी सेक्शन में आपको कम मार्क्स आ रहा है वो वाले पार्ट को आप ज्यादा रिवाइज करेंगे। आप कोई भी प्री मेंस टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया या इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मेरे से कम सही हो रहा है, तो आप उस बुक को ज्यादा पढ़िए, ज्यादा देर टाइम दीजिए, 2-4 बार और एक्स्ट्रा रिवीजन करिए और फिर टेस्ट दीजिए। फिर देखेंगे कि धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं कि रैपिड चेंज आता है, वो ईयर्स ऑफ डेडिकेशन इसमें लगता है। आपको लगातार टेस्ट देना होगा, फिर देखना होगा कहाँ पे मार्क्स कम आया। जो भी टीचर्स आपके सामने है उससे फीडबैक लीजिए। अगर आंसर राइटिंग है तो आप क्वेश्चन दिखाइए टीचर को लाके कि मैं इस क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखा हूँ, तो इसमें और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है। तो टीचर्स को भी आपको बताएंगे कि और इसमें बेटर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। So what was your approach for a subject like art and culture? Because it is not considered a very high yielding subject, so from where we can prepare for that? Before UPSC preparation, I had little interest in history subject, but Mukund sir came in UPSC Chanakya Dhanbad branch,
and after that I developed interest in history. So whatever he used to teach us, we used to go back and revise those. And this was the main strategy. And apart from that, common book for art and culture, Nitin Singh Ania is there. So I read that, and plus NCERT of 11, 12. I had read these So, books. sir, can we go for handwritten notes of Nitin Singhania rather than the book itself? So, will it suffice? I read the written part only. Like sir had taught, and whatever extra was there in Nitin Singh Ania and handwritten notes, I added those in my copy only. Sir, and the 11th NCERT of Fine Arts. Sir, That is also that's very also important. Yes, I told 11 and 12 NCERT books for history, geography, and economics. These three are very important. And sir, in prelims there is one subject written like general science. So Yes. what should we do for that? No, so you don't need to do anything. Just check the previous year papers and try to find from which topics these questions are coming, and try to focus on those topics only. Sir, and current affairs, what if we go for only current affairs for science and tech? So is it okay or we have to go for the basic science? Current of science and tech is current affairs only, and international relations. Some topics are only current based, like science and tech is directly current based. So current affairs will help in science and tech. Sir, and like if we are going like if we are studying the starting initially, so we are mainly focusing on the static portion and not the newspapers initially. So if we go with the static now and we read the monthly compilations of the online coaching institute, so will it suffice or it is mandatory to read the newspapers also? नहीं, मैंने जैसे उनको भी बताया कि न्यूज़पेपर आप शुरू से कंटिन्यू रखिए। आप डायरेक्टली अगर मंथ के एंड में मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स का आइडिया नहीं है, फिर डायरेक्टली आपको नया न्यूज मिलेगा एक साथ पूरे 30 दिन का। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें डेली आपके माइंड में बैठता जाता है वो न्यूज। तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहें, लेकिन उसको फिर कहीं नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। बस आप 1-1.5 घंटे उस न्यूज़पेपर को पढ़िए, फिर मंथ के एंड में जो मैगजीन आता है आपको वो करंट अफेयर्स उसमें मिलेंगे कंपाइल्ड फॉर्मेट में। 1-1.5 पेज में वो एक न्यूज बनाया हुआ रहता है, तो आप सीधे उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पेपर पढ़ के वो पढ़ना चाहिए। अगर आपका ये अटेम्प्ट ज्यादा हो जाता है, जैसे पहला 1-2 साल न्यूज़पेपर पढ़ के फिर छोड़ सकते हैं, क्योंकि तब आपको लगभग आइडिया हो गया है कि किस तरीके की न्यूज आ रही है। उसके बाद आप डायरेक्टली मैगजीन पढ़ सकते हैं। सर पीछे भी काफी लोग हैं। It's mine. So, firstly, very heartiest congratulations to you for your splendid success. Thank you. Sir, I wanted to ask how to begin, because beginning is the most difficult. So, what was your mentality at the very beginning stage when you began your preparation? सबसे पहले तो मोटिवेशन चाहिए कि आप सच में इस एग्जाम को क्यों देना चाह रही हैं, क्योंकि इसमें 2-3 साल का लगातार मेहनत लगने वाला है। स्टार्ट करने के समय ही कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि अगले 2-3 साल काफी मेहनत लगने वाला है, 8-9 घंटे लगातार पढ़ना पड़ सकता है। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे कि 1-2 अटेम्प्ट आप फेल होंगे, फिर भी आपको एग्जाम देते रहना है। जैसे इस साल की रैंक 9 है अपाला मिश्रा मैम, उसका पहला 2 अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ था, फिर डायरेक्टली 9th रैंक आया। तो कुछ लोग 1-2 बार प्री फेल होने के बाद तैयारी छोड़ देते हैं। पिछले साल की रैंक 6 है विशाखा यादव है, उनका भी सिमिलरली 2 बार प्री नहीं क्लियर हुआ था। तो ऐसे हो सकता है कि आपको पढ़ने के बाद भी सब कुछ तैयारी है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया रैंक आने वाला है, लेकिन आप बीच में प्रिपरेशन छोड़ दिए। तो ऐसा केस नहीं आना चाहिए। खुद पे पहले तो भरोसा होना चाहिए कि मैं इस तैयारी जो भी कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आएगा। हो सके यूपीएससी में नहीं आए, स्टेट सर्विसेज में आए। अगर आपका जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस ये भी क्लियर होता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से है तो ये हो जाएगा। अगर आपको भरोसा है कि आप सही से पढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है पढ़ने का। और स्टार्टिंग तो एनसीईआरटी से ही आप करेंगे। एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ने के बाद अगर आप कोचिंग ले सकते हैं, फ्री टाइम है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, और कोचिंग में जैसा बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करते रहिए, फिर एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। Thank you so much. और जो And भी one test- last question: what do you think about having a backup plan in UPSC? Backup plan is very very important, but only after giving 3-4 serious attempts in UPSC. After that you can start focusing on state services as well, or SBI, PO or RBI other exams. But only after giving 3-4 serious attempts in UPSC. After that only you should focus on your backup plan. Thank you so much. मेरा नाम विश्वजीत पुरी है और मैं अभी हिस्ट्री ऑनर्स के साथ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। पिछले 3-4 सालों से मैं इस एग्जाम को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है सर। तो मेरे पास बेसिकली 2 कंफ्यूजन है। पहला तो अभी मैं अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना चाहता हूँ, और जस्ट स्टार्टिंग फेज में किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए।
मैं तो बताया तो सारा आंसर पिछला वाला ही है, जो स्टार्टिंग फेज में ही आपको पता होना चाहिए कि अगला 2-3 साल बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाला है, तो इस माइंडसेट के साथ ही आप उतरेंगे। प्लस आपका स्टार्टिंग में एनसीईआरटी आप पढ़िए, अभी 6 to 10 पढ़िए, अगर आपके पास अभी समय अवेलेबल है तो ये पढ़िए, और इसके बाद अगर कोचिंग कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन में टाइम नहीं मिलता है तो उसके बाद कोई सीरियस 1-1.5 साल का कोचिंग कर लीजिएगा। लेकिन तब तक आप बेसिक बुक्स एक बार पढ़ के रखे हुए हैं, टॉपर्स के स्ट्रेटजीज देखे हुए हैं, पेपर्स देखे हुए हैं, हो सके तो स्टैंडर्ड बुक्स भी 1-2 बार खुद से पढ़ लीजिए, तब कोचिंग में आइए। तो आप ये सब बेसिक खुद से कर सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम में। सेकंड कंफ्यूजन सर कि मतलब कई बार कहा जाता है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक डिफाइन नहीं है। हाँ, तो क्या सिलेबस के थ्रू जाने से काम बन जाएगा या फिर इसके अलावा भी किन्हीं और चीजों पर फोकस करना है? देखिए, हर टॉपर जो भी निकाल रहा है वो यही सब बुक पढ़ के निकाल रहा है। स्पेक्ट्रम ही सब लोग बताते हैं, 90% लोग स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, श्रीराम, आईएएस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के लिए, तो ये सब कॉमन बुक्स ही है जो सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो आपका भी इसी बुक से निकलेगा। ये पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। बहुत लोगों का है कि वो 4 बुक रैंडम पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। जैसे मैं इधर से भी कोई पूछा था तो मैंने बताया कि आपको इस एग्जाम के लिए क्या क्या आप करेंगे, ये पहले से पता कर लेंगे कि मैं यही 8-10 बुक पढ़ने वाला हूँ और ये टेस्ट सीरीज लिखूंगा। एक बार डिसाइड कर लिया, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि और क्या क्या देखना है। आप ये डिसाइड करके ये हटा लीजिए, और ये डिसाइड तब होगा जब और भी टॉपर्स लोगों का आप देखिए कि वो लोग किस बुक्स का नाम ले रहे हैं या कैसे पढ़ने बोल रहे हैं। ये 6 महीने 7 महीने रिसर्च के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज ही करने से हो जाता है। मैक्सिमम लोग इसको मानते हैं, तो आप भी सिर्फ उस पर फोकस करिए और कंटिन्यू रखिए। जैसे कि 6 to 10 एनसीईआरटी सबसे बेसिक है। अगर किसी को तैयारी में कुछ भी कंफ्यूजन है तो पहले वो पढ़ के देखिए, उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है या मन नहीं लग रहा, तो मतलब ये आपके बस का नहीं है। एनसीईआरटी समझ में आना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे और भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसको पढ़ के पहले समझ के तब उतरना यूपीएससी प्रिपरेशन, और नहीं तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, कोचिंग में वो लोग अच्छे से समझाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो एनालाइज करने में बहुत डिफिकल्टी होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से एनालाइज करना चाहिए? वो आप जब तक उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ी नहीं है तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो मैं कोचिंग में जैसे पढ़ता था तो मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखता था। मैं कोचिंग में जितना पढ़ाई हुआ उसको अच्छे से समझ लिया जाए, जो भी टीचर बता रहे हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करता था। उसके बाद जो भी एक बुक है, सबकी कॉमन बुक्स मैं बताया, तो जो भी सब्जेक्ट था उसका मैं बुक पढ़ लिया। तो ये सब कर लेने के बाद अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखता था कि जितना मैं पढ़ा हूँ उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता था कि 70% टाइप क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, तो लगता था अगर इतना बनाने से वहां भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो पढ़ रहे हैं उससे ये काम हो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको भी तो फिर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो बस ये देखना है। लेकिन वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने के बाद ही प्रीवियस ईयर पेपर समझ में आएगा। पहले तो आपको रैंडम ही लगेगा। तो पहले उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, तब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये अभी भी मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो उसके बाद देखना है। सर मेरा नाम हरगोविंद कुमार पाठक है। सर मैं सेमेस्टर 1 में हूँ। सर मेरे को मेरे भाई लोग जो हैं वो आईटीआई करके गवर्नमेंट जॉब में है। तो सर हमको हमेशा वो बोलते हैं कि आईटीआई कर लो, उससे जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। सर लेकिन मेरे को आंतरिक इच्छा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ और यूपीएससी की तैयारी करूँ। तो सर वो लोग मेरे को बार बार डिमोटिवेट करते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम लॉस्ट हो जाएगा, देन यू आर अनसक्सेसफुल। सो सर मैं एज ए गुरु, एज ए टीचर एंड एज ए बड़ा भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे को क्या करना चाहिए? उनकी बात सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? मेरे को सर कुछ नहीं समझ आता, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। वापस में अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और तैयारी करता हूँ, लेकिन सर वापस डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो लोग अपने ओपिनियन बता रहे हैं। जिनसे ये एग्जाम हो नहीं पाता है वो आपको बताएंगे कि एग्जाम डिफिकल्ट है और नहीं होगा। तो आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उससे आपको बात कट करना होगा। अगर आप मेरे से बात करेंगे या जिसका एग्जाम क्लियर हुआ तो वो बताएंगे एग्जाम हो सकता है। तो ज्यादा लोग आपके पास ऐसे हैं जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है, तो दूसरों को ही बताते हैं कि तुमसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उनसे नहीं हो पाया था। तो आपको उनका नहीं सुनना है, आप खुद का बताइए कि मेरे से हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और कोई डिमोटिवेट करते हैं तो उससे बात बंद करना होगा। बस बहुत सिंपल है। उसको बताइए कि 3 साल बाद मिलना अभी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, हाँ।
लास्ट 5 क्वेश्चंस लास्ट 5 क्वेश्चंस ये सर लेंगे, है ना? तो जिनके इम्पोर्टेंट है, लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट 5 क्वेश्चंस चलेंगे। हेलो सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए कौन सी रेफरेंस बुक मिलेगी? ये तो मैं अब बता रहा हूँ कि इसके लिए आप गूगल सर्च कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे जैसे अनुदीप सर हैं जिनका रैंक 1 आया था, पूरे डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है। ऐसे 362 आया था एन लक्ष्मी का, उनका भी पूरा डिटेल्ड बताया हुआ है कि टॉपिक के लिए कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, तो वही मिल जाएगा सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली मिल जाएगा। सर हेलो सर जैसे कि प्रॉब्लम होता है जैसे अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेस करने में, लिखने में तो लिख लेते हैं कुछ भी चीज पेपर सब में, लेकिन जब इसमें इंटरव्यू के समय आता है ना तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कैसे? हर चीज प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में आपको आज ही नहीं क्लियर होगा एग्जाम। शुरू में मैं भी प्री दिया था तो 40-50 नंबर आता था, लेकिन फाइनली 100 नंबर आया एग्जाम में। ऐसी मेंस में भी सिमिलर है, मेरा फर्स्ट मेंस टेस्ट में अराउंड 62 आया था, लेकिन फाइनली 100 आने लगा। वैसे ही इंटरव्यू है, फर्स्ट वाला जो मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था वहां बहुत नेगेटिव फीडबैक था कि आप अभी इंटरव्यू आपसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, लेकिन वो 7-8 मैं मॉक इंटरव्यूज दिया था, 8वां मेरा लास्ट चाणक्य में था। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होता है। आप पहला दिन गए, मिस्टेक किया, आपको बताया जाएगा कि ये गलतियां मत कीजिए और ये चीज पढ़ के आइए दोबारा। फिर मैं नेक्स्ट वाले में गया, वहां फिर कुछ और कमी बताए, फिर मैं तीसरे में गया, तो धीरे धीरे इंप्रूव करते करते फिर आपको लगेगा एक टाइम आएगा कि हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू करना है। सबको शुरू में डर लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, आपके साथ भी यही केस है, लेकिन आपको अटेम्प्ट लेते रहना है। ऐसे बहुत लोगों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, मुझे भी डर लगा था। मैं प्रिपरेशन के अराउंड 1.5-2 साल तक एक भी आंसर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लगता था मैं अच्छा आंसर नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम लिखा तो उसमें नंबर भी कम आया, लेकिन जो फीडबैक मिला उसको मैं फिर से यूज किया तो नंबर थोड़ा बढ़ा। उससे मुझे समझ में आया कि लिखते रहने से ही मार्क्स बढ़ेगा। जैसे एस्से के लिए बोला जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो 10वां या 15वां एस्से लिखेंगे वो एस्से आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत के 5-10 एस्से में आप गलती करेंगे, लेकिन आप वो 10 एस्से लिखेंगे ही तभी वो 11वां के पास पहुंचेंगे जो कि आपका अच्छा एस्से होगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो आप कोशिश करते रहिए, गलतियां होंगी, फिर उसमें सीखेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। और बस 2 क्वेश्चन। आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, इसके बाद भी सर से इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है? Sir, what was your biggest motivation towards UPSC? मेरा बहुत सिंपल मोटिवेशन था। मैं धनबाद में मैं माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो मेरा कोल इंडिया में जॉब था, बीसीसीएल। यहाँ पे सीसीएल है, धनबाद वाले एरिया बीसीसीएल में आता है। तो मैंने जो माइनिंग का जॉब देखा तो मुझे लगा कि मैं अपना पूरा फ्यूचर इसमें नहीं बिता सकता हूँ, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मुझे अंदर से पता था। तो जब आपको लगता है कि आप जो भी करेंट सिचुएशन में इससे अच्छा कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज के लिए जाइए। मुझे लगता था कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, तो मुझे पता था कि ये उतने से मेरा होगा नहीं, तो इससे और अच्छा करना है, तो फिर मैं उसके लिए चला गया। बहुत सिंपल है सर। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर। ये हमेशा से एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक द्वंद्व चलते रहता है कि जैसा आपने कहा या बाकी सब लोग, विनय सर ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत मतलब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम यूपीएससी, देन स्टार्ट यू गिविंग जेपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, आफ्टर दैट सीजीएल, ये सब जो है तो एक ऊपर से नीचे जाने का सर। लेकिन जो प्रिपरेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो उन लोगों को एक सपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे कि आज भी हम बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि फर्स्ट आप किसी सर्विस में आ जाइए, जैसे सीजीएल है, इनकम टैक्स है, या स्टेट पीसीएस से आप स्टार्ट कीजिए, देन यू गो फॉर यूपीएससी। तो सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपको जैसा लगता है कि आप अभी किस स्टेज में कौन सा एग्जाम निकाल सकते हैं, आपको खुद से फील आता होगा। मुझे सीधे लगता था मैं यूपीएससी ही निकाल सकता हूं, तो मैं वहां अटेम्प्ट किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी अभी आपसे नहीं निकलेगा, बहुत लोग पहले स्टेट सर्विसेज देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूपीएससी उससे उनके लिए मुश्किल है, स्टेट वाला हो जाएगा। तो आपको जहां पे लग रहा है जिस लेवल में कि आपसे ये वाला एग्जाम हो सकता है, तो आप पहले उसको निकालिए, और जब वो एग्जाम निकलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। फिर अगर जो भी निकाल लिए वो एग्जाम, तो वो जॉब में आपको ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू रखिए, और नहीं ठीक लग रहा है तो फिर ऊपर बढ़िए। तो आप अभी जिस पोजीशन में भी आपको एक फील आता होगा कि ये वाला एग्जाम मैं निकाल सकता हूँ,
तो आपको जो वाला एग्जाम के लिए ऐसा फील आ रहा है उसको पहले निकाल लीजिए और फिर आगे का प्रिपेयर करिए। ये आपको खुद से समझना होगा कि आप किसके लेवल में भी हैं। सर जैसे कैपेसिटी रहते हुए कि नहीं हम यूपीएससी के लायक हैं, मेरा निकल सकता है, या तो सर इसके अलावा बहुत सारा अदर इश्यूज को देखते हुए, फैमिली का और कंडीशन को देखते हुए कुछ अभी सीजीएल वगैरह या और किसी जॉब में आने का रहा, तो उसके बारे में बहुत लोग जो यूपीएससी क्लियर किए हुए आरबीआई, एसएससी, एसबीआई, पीओ ये सब रह चुके थे ऑलरेडी, इसके बाद वो एग्जाम देते रहे। तो आप जो बता रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम सबके साथ है, जहाँ जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए या मैं हूँ या बाकी लोग हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद भी लोग मेहनत कर रहे हैं। किसी को पैसा का दिक्कत है, किसी का फैमिली इशू है, किसी का घर की लड़ाई चल रहा है, किसी को बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर तुम्हारा शादी करवा देंगे, बहुत मैटर है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके साथ भी कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको करना है तो वैसा मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे तो करना ही है। तो आपको जितना भी समय मिलता है 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे उतना समय दीजिए। आपसे जो एग्जाम निकल सकता है, आपको ऐसा फील आता है यूपीएससी कर सकते हैं लगता है तो वो करिए। स्टेट वाले में आपको फील आ रहा है तो आप स्टेट करिए। जो भी आप एक एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये कर सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस यूज जैसे बीपीएससी वाले में है। बीपीएससी में भी इस साल कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका यूपीएससी में हुआ। पहले यूपीएससी में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरे से एग्जाम हो सकता है। फिर वो यूपीएससी में भी रैंक लाए। जैसे इसी बार का रैंक 1 जो बीपीएससी में है उनका 3339 है शायद रैंक यूपीएससी में। पहले उनका यूपीएससी में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। मे भी उनको लगता होगा यूपीएससी टफ है, लेकिन जब स्टेट वाले में हुआ उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर वहां भी सिलेक्शन हुआ, तो धीरे धीरे एक ग्रोथ आता है। क्योंकि सर इसमें इस एग्जाम में सबसे बड़ा एक ये फैक्टर होता है एज फैक्टर। 21 इज द मिनिमम एज एंड 32 इज द मैक्सिमम एज, और सुनने में आ रहा है कि उसको अब और नहीं वो सुनना नहीं है, वो जब होगा तब होगा। कल भी हजारीबाग में भी मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका फोकस एग्जाम क्लियर करने में नहीं है, आपका ध्यान वहां जा रहा है कि कोई बता रहा है एज कम होगा या ऑप्शनल हटाया जाएगा, तो आप नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं। पॉजिटिव देखिए, अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो स्टेट में तो नहीं घटाया जा रहा है। आप स्टेट पीसीएस भी कोई बुरा चीज नहीं है, जरूरी नहीं कि हर कोई का यूपीएससी में सिलेक्शन होगा ही। तो जब प्रिपरेशन में उतरे हैं और अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, तो अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका स्टेट पीसीएस में तो सिलेक्शन होगा। तो आपका फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। कोई डिमोटिवेट कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है या ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, ऐसे डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। और दोस्त भी ऐसे ही बनाइए जो आपके जैसे सोचते हैं। अगर आपके सामने वाला दोस्त बोल रहे हैं कि उसका नहीं होगा तो वो आपका भी नहीं होने देंगे। तो आपके साथ वाले जो दोस्त हैं वो भी अच्छे दोस्त रखना होगा। मेरे साथ वाले दोस्त का मेरे से बढ़िया रैंक आया हुआ है इस साल, तो मेरे दोस्त अच्छे दोस्त हैं। तो आप भी अपने से तेज दोस्तों को ही दोस्त बनाइए और नीचे वालों को साइड कर दीजिए। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे ग्रेजुअली जैसे जैसे लोग बोलते हैं, जैसा देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है अटेम्प्ट्स कम होते जाते हैं, क्योंकि 6 अटेम्प्ट्स हैं। हाँ, एज भले आपका 21 to 32 है, तो जैसे एज बढ़ते जाता है आपका सिलेक्शन का चांस या थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्रिपरेशन वो बढ़ने घटने वाला कुछ नहीं है, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। अगर डेटा देखें तो सबसे ज्यादा 3rd और 4th अटेम्प्ट का सिलेक्शन होता है, लेकिन इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। जिसका अटेम्प्ट ज्यादा हो गया वो ज्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर भी आने लगता है कि इतने दिनों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आगे भी नहीं हुआ। तो उसी के केस में फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कम पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, तो वो दोनों फैक्टर इक्वली काम करता है। तो आप जिस भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं उसका सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का भी हो सकता है और 6th वाले का भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। एक इस बार जिनका 32 रैंक है उनका एक 5वां अटेम्प्ट था और वो पिछले 4 साल से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मे भी इनमें से कितने लोग होंगे जो 4 अटेम्प्ट देने के बाद एग्जाम छोड़ देंगे, अब नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू किया और उनका 32 रैंक आया। तो हर तरीके के स्टोरीज मिलेंगे फर्स्ट से 6th अटेम्प्ट वालों का। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हो पाया और वो फिर कंटिन्यू रखे और फिर स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो जो लगे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं हो जाता है। मैं ऐसा गारंटी नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में, इतना श्योर है। मेहनत करने वालों का कुछ ना कुछ हो जाता है, इतना भरोसा रखिए। आपका यहाँ नहीं होगा, आप किसी अच्छे कोचिंग में टीचर बनेंगे, वाजीराम में आप टीचर बन जाइए, उसमें 2.5-3 करोड़ सैलरी होता है 1 साल का। तो वो लोग सब यूपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज सब इनका ईयरली इनकम 2.5-3 करोड़ है। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन खुलता जाएगा आगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप फोकस मेहनत पे रखिए। थैंक यू। ठीक है। जिनके पास अभी भी क्वेश्चंस हैं, सर हैं, आफ्टर योर सेमिनार आप जा करके उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोटोज क्लिक करना है फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ओके।
सर सेम नॉलेज होने पर भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में डिफरेंशिएट मतलब किया जाता है, क्या अंतर होता है? नहीं ऐसा आपके मन में है, इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। बहुत कम उम्र निकाल लिया सो यार तू। Now, I would like to welcome the General Manager of Chanakya IS Academy, Reema ma'am. So, she will continue for 5 minutes. So, please welcome Reema ma'am.